हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिप एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं द सोलिटरी रिपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोइट थे। इनकी पोइट्री में नेचर, इमोशंस और सिंप्लिसिटी दिखती हैं। ही इज नोन एज द पोइट ऑफ नेचर। ध्यान से सुनिए, इस पोइम में एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है और इस वीडियो में आपको मिलेगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन प्लस इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस पोइम में एक्चुअली हो क्या रहा है। एक लड़की खेत में अकेले काम कर रही है और वह फसल काटते हुए एक बहुत ही सुंदर गाना गा रही हैं। पोइट जब उसे देखता है तो उसके सॉन्ग से इतना प्रभावित हो जाता है कि वह वहीं रुककर उससे सुनने लगता है। पोइट वहीं रुककर सुनने लग जाता है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि पोइट को उस गाने का मीनिंग समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी वह डीपली फील करता है। और यहीं से इस पोइम का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, म्यूजिक लैंग्वेज से ज़्यादा पावरफुल होता है। साथियों, म्यूजिक है ना, जो लैंग्वेज से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। अब हम इसे लाइन बाय लाइन समझेंगे और जहाँ एग्ज़ाम पॉइंट आएगा मैं आपको बताता जाऊँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा है आपके सामने। बी होल्ड्स हर सिंगल इन द फील्ड। बी होल्ड्स हर सिंगल इन द फील्ड, यानी उसे देखो खेत में अकेली फसल काट रही है। यून सोलिटरी हाईलैंड्स लास। कौन काट रही है? लड़की, जो दूर पहाड़ी इलाके में की अकेली लड़की हैं। वह रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, यानी वह खुद ही फसल काट रही हैं और गा रही हैं। दिस स्टेंजा इंट्रोड्यूस द सोलिटरी हाईलैंड्स गर्ल्स हु इज रिपिंग एंड सिंगिंग अलोन इन द फील्ड, creating a serene and peaceful atmosphere. The poet invited to the readers to behold her and ask them to either stop and listen or pass by gently. Stop here or gently pass, यानी इस पोएम में एक अकेली आइलैंड्स गर्ल्स का इंट्रोड्यूस किया गया है जो खेत में फसल काट रही हैं और गा रही हैं। एक शांत और सुंदर वातावरण बना रही हैं। पोएट रीडर्स को देखने के लिए इनवाइटेड करता है या उनसे अनुरोध करता है। अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स ए मेलनचोली स्ट्रेन। साथियों यहाँ पे अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, यानी वो अकेली काटती हैं और बांधती हैं। अनाज को बांधती है। ग्रेन करते होता है अनाज, बाइंड्स यानी बांधना। एंड सिंग्स ए मेलनचोली स्ट्रेन, यानी वो गाती है मेलनचोली स्ट्रेन, यानी सॉन्ग गाती है। एक दर्द भरा गीत को गाती है। जो लड़की के जो गीत हैं वो बहुत ही उदास बताया गया है और इसमें इमोशनली गहराई से जोड़ता है इसको। ओ लिसन फॉर द वैली प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। ओ लिसन फॉर द वैली प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। साथ ही इसको समझते हैं इस स्ट्रेंजा को। दिस स्ट्रेंजा इंट्रोड्यूस द सोलिटरी हाईलैंड्स गर्ल्स हु इज रिपिंग एंड सिंगिंग अलोन इन द फील्ड, यानी इस पोइम में एक अकेली हाईलैंड्स गर्ल का परिचय दिया गया है जो खेत में फसल काट रही हैं और गा रही हैं। एक गीत गा रही है वह, जो अकेली हैं और उसने ऐसा वातावरण बना रखा कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और पोएट रीडर्स को इनवाइट करता है कि यहाँ से जो भी रुके या गुजर रहे हैं वह धीरे धीरे गुजरे और सुने उसको। वो उस पल की शांति चाहता है। लड़के का गीत एक उदास भरा यानी मेलनचोली बताया गया है। गीत की आवाज़ ऐसी लग रही है जैसे कोई उसके गीत की आवाज़ घाटी को भर देती है और गहराई और समृद्धि की भावना पैदा करती है। ओ लिसन फॉर द वैली प्रोफाउंड। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। ओ लिसन फॉर द वैली प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड्स। द पोइट्स
use of sensory details such as the sound of the song overflowing the valley and gently tone evokes a sense of connection with nature and highlights the beauty of the moment. यानी साथियों, गीत की आवाज़ का घाटी को भर देना है और कोमल स्वर में प्रकृति के साथ जुड़ाव और उस पल की सुंदरता को उजागर करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेंजा देखते हैं। इससे पहले हम इसके फील्ड का अर्थ होता है खेत, इसकी वोकैबुलरी को समझ लेते हैं साथियों। लास्ट का अर्थ होता है लड़की यानी गर्ल। रिपिंग एंड सिंगिंग, रिपिंग का अर्थ होता है काटना और सिंगिंग का अर्थ होता है गाना। नेक्स्ट अभी आपको समझ में आ जाएगा। बी होल्ड का अर्थ होता है टू सी, ऑब्जर्व समथिंग और समवन। सोलिटरी का अर्थ होता है अलोन या सिंगल या बाय वन सेल्फ। हाईलैंड्स लास, ए गर्ल फ्रॉम द माउंटेनियस रीजन ऑफ स्कॉटलैंड। द हाईलैंड्स बोलते हैं जिसको। रिपिंग का अर्थ होता है कटिंग और गैदरिंग क्रॉप्स लाइक ग्रेन। मेलनचोली का अर्थ होता है ए फीलिंग ऑफ सैडनेस। मेलनचोली का अर्थ होता है ए फीलिंग ऑफ सैडनेस और पेंसिवनेस। स्ट्रेन का अर्थ होता है ए मेलोडी और ट्यून। स्ट्रेन का अर्थ क्या होता है ए मेलोडी या और ट्यून। वैली का अर्थ होता है ए वैली या लो एरिया ऑफ लैंड। प्रोफाउंड का अर्थ होता है डीप और इंटेंस यानी गहरा या जोशीला अर्थ होता है। हिंदी शब्द के अनुसार होता है जोशीला। इंटेंस का अर्थ होता है जोशीला। फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। एलिट्रेशन, इस पोएम में एलिट्रेशन का भी यूज हुआ है साथियों। बी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड योन सोलिटरी हाईलैंड्स लास। रिपीटेशन ऑफ एस साउंड का हुआ है, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट मेटाफर का भी यूज हुआ है इस पोएम में। लास्ट स्टेंजा में मेटाफर का यूज किया गया है। द मेडन संग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। एपोस्ट्रोफी भी है साथियों। द पोइट एड्रेस द रीडर्स डायरेक्टली सेइंग बीहोल्ड सर ओ लिसन, विच इज एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रोफी। पर्सोनिफिकेशन, द वेल इज डिस्क्राइब एज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड ऑफ द गर्ल सॉन्ग गिवन द वैली वुमन लाइक क्वालिटी। यानी वैली को डिस्क्राइब किया गया है कि वो एक व्यक्ति के अनुसार जो वुमन क्वालिटी होती है उसके अनुसार बताया गया है। इमेजनरी का भी यूज हुआ है इस पोइम में। दिस पोइम यूज विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाईलैंड्स गर्ल एंड हर सराउंडिंग क्रिएटिंग पावरफुल इमेज इन द रीडर्स माइंड। यानी जो रीडर्स के माइंड में है जो एक इमेजनरी दर्शाई गई है कि पोइम में बहुत ही बहुत ही विविधतापूर्वक बताया गया है कि हाईलैंड्स गर्ल और उसके जो आसपास का एरिया है सराउंडिंग क्रिएटिंग एंड पावरफुल इमेज दर्शाई गई है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। स्टेंजा नंबर 2 है नो नाइटिंगल्स डिड इवन चांट। नो नाइटिंगल्स डिड यूर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वरी बैंड्स। साथ ही उसमें नो नाइटिंगल्स डिड इवन चांट मोर वेलकम नोट्स टू वरी बैंड्स। दिस स्टेंजा कंपेयर द हाईलैंड्स गर्ल्स। उसके सॉन्ग को कंपेयर किया गया है नाइटिंगल के साथ और कुकू के साथ। योर मोर वेलकम नोट्स टू वरी बैंड्स, यानी दिस स्टेंजा कंपेयर द हाईलैंड्स गर्ल्स सॉन्ग टू कंपेयर ऑफ टू बर्ड्स नाइटिंगल एंड कुकू। The poet suggests that the girl's song is sweeter and more welcome that the nightingale's songs to worry। किसके साथ किया गया है? Of travelers in some shady hunt among Arabian sands। यानी कवि सुझाव देता है, सजेस्ट करता है कि लड़की का जो गीत है रेगिस्तान में थके हुए यात्रियों के लिए बुलबुल के गीत से अधिक मीठा और स्वागत योग्य हैं। साथियों, इसमें बताया गया है कि जो रेगिस्तान में थके हुए यात्रियों के लिए बुलबुल के जो गीत हैं ना उससे अधिक मीठा और स्वागत योग्य हैं। किसी बुलबुल ने भी कभी ऐसा गाना नहीं गाया जो थके हुए यात्रियों के समूह के लिए इससे मीठा गीत हैं। उन्हें आराम और राहत प्रदान करता है। जो यात्री होते हैं ना उनको
यह आराम और राहत प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए वॉइस सो ट्रायलिंग नेवर वॉज हियर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकूज ब्रड, बार्किंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फार्थेस्ट हाइब्रिड्स। अब लाइन का अर्थ समझते हैं साथियों। ए वॉइस इज सो ट्रायलिंग नेवर वॉज हियर्ड, यानी चांट करते होते हैं टू सिंग, और शायद तो इसमें राइम स्कीम है ए बी ए सी डी और डी। साथ ही इसमें राइम स्कीम बनाई गई है ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी डी। अब इसमें बार्किंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फार्थेस्ट हाइब्रिड्स, यानी साथियों जो कोयल का जो गीत है ना, कोयल के गीत की तुलना लड़की की आवाज़ की रोमांचक गुणवत्ता को भी उजागर करती हैं, जो वसंत के दौरान हाइब्रिड्स में समुद्र की शांति को तोड़ती हैं। बार्किंग का अर्थ होता है तोड़ना। कवि पोइट की स्पष्ट छवि और तुलना का उपयोग न केवल लड़की के गीत की सुंदरता और प्रभाव पर जोर देता है, बल्कि आश्चर्य और सम्मोहन की भावना भी जगाता है। उल्लेखित किया गया है यहाँ पे कि हाइब्रिड्स और जो रेत के टीले हैं, अरब के रेत के टीले हैं, उसमें पोएम में बहुत ही व्यापकता और सार्वभौमिकता की भावना को बढ़ाते हैं। और यहाँ पे ये दिया गया है कुकू पक्षी हैं, कुकू बर्ड हैं साथियों, बर्ड। नेक्स्ट आगे देखते हैं ग्लोसरी यानी वोकेबलरी देखते हैं। चांट का अर्थ होता है टू सिंग और चांट। चांट का अर्थ क्या होता है? टू सिंग और चांट होता है। वरी का अर्थ होता है ट्रेड और एग्जीक्यूटेड। हंट का अर्थ होता है ए प्लेस फ्रेंकली विजिटेड और हैबिचुअल गैदरिंग स्पॉट। शेडी का अर्थ होता है पार्टली शेडेड और प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन। थ्रिलिंग का अर्थ होता है एक्सट्रीमली एक्साइटेड और प्लेजिंग। फार्थेस्ट हाइब्रिड्स का अर्थ होता है ए रिमोट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड्स वेस्ट कोस्ट नॉन फॉर देयर रगड ब्यूटी एंड आइसोलेशन। फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ इसमें द रिपीटेशन ऑफ द एन साउंड एंड साउंड्स इन नो नाइटिंगल्स क्रिएट्स ए प्लीजिंग साउंड इफेक्ट। साथियों यहाँ पे अलिट्रेशन का यूज हुआ है, एन साउंड की रिपीटेशन हुई है, नो नाइटिंगल्स क्रिएट्स ए प्लीजिंग साउंड इफेक्ट। आगे चलते हैं, इमेजरी हुई है यहाँ पे द विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द अरेबियन सेंट्स, यानी अरब के रेत के टीले की तुलना की गई है साथियों। इसमें इमेजिन बनाई गई है कि अरब के रेत के टीले कैसे हैं। शेडी हंट्स एंड फार्थेस्ट हाइब्रिड्स क्रिएटिंग ए पावरफुल इमेज इन द रीडर्स माइंड, यानी रीडर्स के माइंड में एक इमेज बनाई गई है, इसलिए यहाँ इमेजरी का यूज हुआ है। मेटाफर देखते हैं, शेडी हंट्स इज यूज्ड मेटाफोरिकली टू डिस्क्राइब ए कूल एंड sheltered place where travelers can rest। नेक्स्ट आगे देखते हैं, स्टेंजा थर्ड है आपके सामने, ये लास्ट स्टेंजा है, लास्ट तो नहीं है साथियों, इसमें आगे और भी है। स्टेंजा नंबर थर्ड है, इसके राइम स्कीम है साथियों। इसमें ए बी सी डी और डी राइम स्कीम का यूज किया गया है इसमें, आपको ये ध्यान रखना है। और स्टेंजा नंबर थर्ड देखते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें गाने का विषय है लड़की क्या गा रही है, उसके बारे में बताया गया है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, यानी वो लड़की क्या गा रही है, क्या कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, यानी क्या कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही हैं, क्योंकि उसकी भाषा परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर वर्ल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एगो। साथियों इसका अर्थ समझते हैं, क्या कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही हैं, क्योंकि उसकी भाषा कवि को समझ नहीं आ रही है, शायद यह कोई दुखी धुन बह रही है, यानी गा रही हैं
किसी पुराने दुखी और बहुत पुरानी बातों के बारे में या बहुत समय पहले हुए युद्धों के बारे में गा रही हैं। कवि का यानी पोइट्स का ऐसा मानना है कि या तो वह गा रहे किसी पुरानी याद में, या कोई किसी बात को लेकर दुखी हैं, या वो बहुत पुरानी बातों के बारे में सोच रही हैं, या फिर बहुत समय पहले हुए युद्धों के बारे में सोच रही हैं। दिस स्टेंजा कंपेयर्स, ये साथियों स्टेंजा जो कंपेयर दिस स्टेंजा कंपेयर्स द पोएटिक क्यूरियोसिटी अबाउट द कंटेंट ऑफ द हाईलैंड्स गर्ल्स सॉन्ग। यानी ये पंक्तियाँ जो कवि की क्यूरियोसिटी झलकती हैं कि हाईलैंड्स की एक लड़की का क्या गीत गा रही है। कवि सोचता है कि क्या उसका गीत एक नॉस्टैल्जिया थीम के बारे में है, जैसे वो होती है नॉस्टैल्जिया थीम होती है जिसमें पुरानी दुखी बातों को और पुरानी लड़ाइयों को यानी युद्धों के बारे में जो लॉन्गिंग एंड मेलंचोली की भावना जागृत करते हैं। कवि अनुमान लगाता है कि वो क्या गा रही हैं। और इज नेक्स्ट लाइन देखते हैं, और इज इट सम मोर हम्बली ले फैमिली मैटर्स ऑफ टुडे सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन डेट हैज बीन एंड मे बी अगेन। साथियों इसमें ये पोइट सोच रहा है कि वो क्या गा रही हैं। इमेज में आपको दिख रहा होगा, अब समझते हैं साथियों। थर्ड स्टेंजा है, इसमें बता रखा है कि और इज डेट सम मोर हम्बल ले, यानी सम ले मैटर ऑफ टुडे, या फिर यह कोई साधारण सा गीत गा रही है जो आज के दौर की किसी जानी पहचानी बात पर है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे सम नेचुरल सोरो और लॉस और पेन डेट हैज बीन एंड मे बी अगेन। कोई प्राकृतिक दुख या नुकसान या दर्द जो भी पहले हुआ हो वो शायद फिर से न हो। डेट हैज बीन एंड मे बी अगेन सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन डेट हैज बीन एंड मे बी अगेन, यानी कोई प्राकृतिक घटना या दुख नुकसान या दर्द जो पहले भी हुआ हो वो शायद फिर से ना हो, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अब देखते हैं साथियों आगे कि इसमें क्या बताया गया है। इस इमेज में आप देखो यहाँ पे रेटोरिकल क्वेश्चन भी हैं, फिगर ऑफ स्पीच में वो भी देखते हैं आगे। अब इसमें ग्लोसरी देख लेते हैं। प्लेंटिव का अर्थ होता है एक्सप्रेसिंग सोरो और मेलंचोली। प्लेंटिव का अर्थ क्या होता है? एक्सप्रेसिंग सोरो और मेलंचोली। नंबर्स का अर्थ होता है रेफर्स टू द म्यूजिकल और पोएटिक क्वालिटी ऑफ द सॉन्ग। ले का अर्थ होता है साथियों ए सॉन्ग और नैरेटिव पोएम। फैमिली मैटर यानी ऑर्डिनरी और एवरीडे टॉपिक्स, यानी वह साधारण या तो कुछ सोच रही हैं या एवरीडे टॉपिक्स होता है। नेचुरल सोरो यानी दुख, और पेन डेट इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। नेचुरल सोरो यानी एक नेचुरल पार्ट होता है लाइफ का। फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, इसमें रेटोरिकल क्वेश्चन है। द क्वेश्चन विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स एंड डेट हैज बीन एंड मे बी अगेन आर आस्क्ड टू emphasize the speaker's curiosity and interview about the song's meaning rather than to elicit a direct response। क्या कोई मुझे बताएगा कि यह क्या गा रही है, यानी कि रेटोरिकल क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं मेटाफर में प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, यानी इट इज ए मेटाफर डेट इज कंपेयर द सॉन्ग ए mournful river, a sorrowful entity conveying the song's emotion, tone and depth। यहाँ पे मेटाफर का यूज हुआ है साथ ही इसमें प्लेंटिव नंबर्स फ्लो में। इट इज़ ए मेटाफर डेट द कंपेयर्स द सॉन्ग टू ए mournful river और ए sorrowful entity conveying the song's emotions, tone the depth। नेक्स्ट देखते हैं इमेजनरी phrases like old, unhappy, far off the things and battles long ago creates a vivid images in the reader's mind, evoking a sense of nostalgia and remembrance। इमेजरी बनाई गई है यहाँ पे साथियों, याद रखें। ये देखो स्टेंजा नंबर 4 है आपके इस इमेज में। ये एक इसमें बताया गया है कि ये पिक्चर एक युवती का है जो खेत में काम करते हुए लौट रही हैं।
अब पोइट भी यहाँ से जाने की तैयारी करता है, वो भी कोशिश करता है कि यहाँ से जाना चाहता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि सॉन्ग क्या गा रही है, पर सॉन्ग मेलोडी है। वाट यूर द थीम द मैडन सेंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। साथियों, विषय चाहे जो भी हो, वो लड़की ऐसा गा रही है कि जैसे उसके गाने का कोई अंत ही नहीं है। वाट यूर द थीम द मैडन सेंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, यानी यह गर्ल्स खेत में काम करते हुए गा रही हैं उसका गीत बिना किसी कार्य के गा रही हैं, जिसमें वह सिकल पर झुकी हुई है। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बाइंडिंग। आई लिसन द मोशनलेस एंड स्टिल। I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more. अब समझते हैं साथियों, पहले लाइन में दिए गए व्हाट यूर द थीम द मैडन सेंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। विषय चाहे जो भी हो, वो लड़की ऐसा गीत गा रही है जिसे उसके गाने का कोई अंत ही नहीं है। नो एंडिंग, कोई अंत ही नहीं है। आई सा हर सिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बाइंडिंग, यानी मैंने उससे काम करते हुए और अपनी दांतली, यानी सिकल होती हैं, सिकल को बोलते हैं दांतली, पर झुक कर गाने गाते हुए देखा है। पोइट ऐसा कहता है, आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेन अप द हिल। मैं उसे बिल्कुल स्थिर और शांत होकर सुनता रहा, और जब मैं पहाड़ पर ऊपर चढ़ने लगा तब भी वो सॉन्ग को सुन रहा था, वो समाप्ति नहीं हो रहा था सॉन्ग उसका। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर। उस संगीत को मैंने अपने दिल में सजो लिया। पोइट कह रहा है कि उस संगीत को मैंने अपने दिल में सजो लिया, तब भी जब वो सुनाई देना बंद हो गया था, तभी उसने दिल में सजा लिया था। उसके दिल में वही सॉन्ग चल रहा था, उसका इतना प्रभाव पड़ा कि वो पहाड़ी पर चढ़ते हुए भी उस सॉन्ग को सुन रहा था। उनके हार्ट में वही बना हुआ था बहुत देर तक, जब तक उसकी आवाज़ समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि म्यूजिक एक शक्तिशाली और स्थायी प्रभाव को उजागर करता है। म्यूजिक पावरफुल होता है। म्यूजिक कैसा होता है? म्यूजिक एक पावरफुल है, लैंग्वेज से पावरफुल होता है म्यूजिक, इसलिए उसके कानों में गूंज रहा था वह सॉन्ग। उस संगीत को मैंने अपने दिल में सजो लिया, तब भी जब वह सुनाई देना बंद हो गया था। पोइट ऐसा कहता है। सारांश क्या निकल के आता है, इसकी समरी ये क्या आती है, कवि को लड़की की भाषा समझ नहीं आती है। जो पोइट होता है विलियम वर्ड्सवर्थ, उसको भाषा समझ में नहीं आती है, लेकिन उसकी आवाज़ का जादू उनके दिल पर हमेशा के लिए छप जाता है। सेंट्रल आइडिया क्या है वो देखते हैं इसमें। संगीत की शाश्वत शक्ति यानी एवर लास्टिंग पावर ऑफ म्यूजिक है। साथियों, इसकी मैं ग्लोसरी कर लेते हैं अपन। मैडन कर देता है ए यंग अनमेरिड वुमेन, सिकल ए टूल विद ए कर्व्ड ब्लेड यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, यानी फसल काटने का एक टूल होता है जिसे सिकल यानी दनातली कहते हैं, दनातली बोलते हैं। मोशनलेस एंड स्टिल, completely stationary and quiet, indicating deep attention or absorption. Mounted up the hill, climbed or ascended the hill. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच है इसमें सिमिली का यूज हुआ है। एज आ रहा है यहाँ पे, एज इफ पर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, यानी कंपेयर किया गया है। Compare the boundless nature of her song to something eternal, emphasizing its captivating and timeless quality. Next figure of speech है imaginary. And over the sickle binding creates a vivid visual image of the maiden working in the field. यानी वो खेत में काम करती हुई एक यंग लड़की को दर्शाया गया है, इमेजिन बनाई गई है माइंड में, रीडर्स के माइंड में। हाइपरबोली का भी यूज हुआ इसमें। द स्टेटमेंट डेट
Her song could have no ending, exaggerates the pursuit endlessness of her song, highlighting its captivating and timeless quality. साथियों, इसमें मेजर थीम यूज हुई है। संगीत और कला का बहुत प्रभाव पड़ा, यानी पावर ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट का बहुत प्रभाव पड़ा है। इसकी मेजर थीम है सॉलिट्यूड है, अकेलापन है, एकांत है, ट्रांसस्केंडिंग है, लैंग्वेज बैरियर्स हैं, यानी भाषाओं की सीमाओं से भी परे हैं, और यादों की खूबसूरती भी दर्शाई गई है। द ब्यूटी ऑफ मेमोरी है, साधारण जीवन और प्रकृति यानी नेचर और कॉमन लाइफ को बताया गया है। मित्रों, इसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। आपको याद रखना है कि इसमें सिमिली है, मेटाफर है, एलिट्रेशन है, इमेजनरी है, पर्सोनिफिकेशन है और हाइपरबोली, इनका सबका यूज किया गया है। और साथियों, तो दोस्तों ये बताओ कि सोलिटरी रिपर पोएम हमें सिखाते हैं कि प्रकृति और कला की यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, ऐसी और पोएम्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।